बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल पीर का अमल की 10वीं की स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं किस नंबर 10 को। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? सलाह ने गाड़ी में बैठते हुए फरहान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ। वह सिंगल पर गाड़ी रोकते हुए पूछा। वो और तुम वहाँ क्या करते हो? ये तुम वहाँ पहुँचकर देख लेना। फरहान इसे किसी डॉक्टर साबत अली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भेजाया करता था। वो कोई मजहबी आलम था और सलार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतनी मजहबी उलमा की असली चेहरे देख चुका था कि अब मजीद इन जगहों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। फ्रेंकली स्पीकिंग, फरकान में इस टाइप का हूँ नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फरकान ने गर्दन मोड़कर से दिखाया। यही पीर में मुरीदी या बेत वगैरह, या जो तुम मुझे समझ लो। इसने कदरे साव हुए लिखा। इसलिए तुम्हें वहां लेके जा रहा हूँ। तुम्हें मदद की जरूरत है। सलाह ने चूम कर इसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। किसी मदद? अगर कोई हाफिज़ कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए ऐसी नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा ज़हन बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल का हो गए हैं मुझे अब वहाँ जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। फरकान ने नरम लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दिन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, इसने मोड़ते हुए कहा। सलाह ने गर्दन सीधी कर ली। उसने मुझे क्या पूछता? इसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलम अपने फिरकी की तारीख में ज़मीन व आसमान कल्ब मिलाने में माहिर था। हर आलम को अपने इल्म पर गुरूर था। हर आलम का लब लबाना यही होता था कि मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामल हूँ, बाकी सब नामुमकिन है। हर आलम को देखकर लगता है इसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं। इसने आज तक ऐसा आलम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सलाह खुद एलिसन से मुंसलिक ताल्लुक रखता था, मगर जो आखिरी चीज़ वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मुंसलिक और फिरका था। वो इन मजहबी उलमा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुंसलिक और फिरका ही था। इन उलमा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता इनसे बरसते के शाह हो गया। इसकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था, अमल नहीं। वो गीबत एक गुनाह है पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयात और हदीस के हवाले देते और अगली ही सांस में अपनी किसी अहम अंसर आलम का नाम लेकर इसका मजाक उड़ाते, इसकी इल्मी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडाटा जानते, और फिर अगर वह बायोडाटा इनके काम को होता तो मतलब और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता। उसके बायोडाटा को अपने पास में आने वालों को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते कि इनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह का कौन इनके इल्म से फैज़याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त इनकी जूती सीधे करते रहने को तैयार रहता है, किसने इन्हें घर बुलाया और किस तरह खिदमत की, और अब तक जिन आलमों के पास एक बार गया था दोबारा नहीं गया था, और अब फरकान इसे फिर एक आलम के पास लेकर जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाके में से एक पर जाकर पहुंचे। वो इलाका अच्छा था मगर बहुत पौश नहीं था। इस सड़क पर पहले भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। फरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से उतर गया। सलाह ने इसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो एक बंगलों में ऐसे एक निस्बत सादा मगर परवकार और छोटे बंगले के सामने पहुंच गया। नीम प्लेट पर डॉक्टर सईद सबत अली का नाम तहरीर था। फरकान बला दजक अंदर दाखिल हो गया। सलार ने इसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लाइन में एक मारी अपने काम में मसरूफ था। फरकान ने पोर्च में एक मुलाजिम के साथ दुआ सलाम का तबादला किया। फिर वो मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। वहाँ इसने अपना जूते उतार दिए। वहाँ पहले भी बहुत से जूते पड़े थे। अंदर से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सलाह ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। सलाह ने एक कदम इसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नज़र में पूरे कमरे का जायजा लिया। वह एक कुशादा कमरे में सा था, जिसके फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फुल कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीज़ें थी और दीवारों पर कुछ कुरानी आयात की कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थी। कमरे में 20-25 के करीब मर्द थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फरकान अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मुकदमी कलमात का तबादला किया। फिर वह खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सबत अली कहाँ है? सलाह ने इनके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा।
8 बजते ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:55 हुए हैं। फुरकान ने इसे कहा। सरार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहाँ हर उम्र के अफराद थे, चंद टीन एज लड़के, इनके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, इधर उम्र और कुछ उम्र सीधे भी। फुरकान अपनी दाईं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे इसने 60-35 साल के एक आदमी को अंदरूनी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। इसकी तौके के बरक्स वहां मौजूद लोगों में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही इस्लाम में पहल की, जिसका जवाब वहां मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा न होने के बावजूद सलार अब अचानक वहां बैठते हुए लोगों की नशस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम बहुत चौकन्ने और मुहतात नजर आने लगे थे। आने वाला यकीनन डॉक्टर सईद सबत अली था। वो कमरे की एक दीवार के सामने इस मखसूस जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद इन्हीं के लिए छोड़ा गया था। वह सफ़ेद शलवार कमीज में मबलूस थे। इनकी रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी और यकीनन जवानी में बहुत खूबसूरत होंगे। इनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी, मगर बहुत घनी और नफासत से तराशी की थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल इनके सर के बालों का भी था। सफ़ेद और स्याह के इम्तिजाज ने इनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहाँ बैठकर दाएं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठ के आया था। सलार ने चंद ही लम्हों में इनके सरापे का जायजा ले लिया और वो फुरकान बाकी लोगों की अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सबत अली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। इनका लब व लहजा बेहद शाइस्ता था और अंदाजा धीमा था। कमरे में मुकम्मल सुकून था। वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सलार को इनकी इब्तदाई चंद जुमलों से ही अंदाजा हो गया कि वो एक गैर मामूली आलम के सामने था। डॉक्टर सबत अली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशीब व फराज़े गुजरते हैं। कभी कमाल की बुलंदी को जाकर छूते हैं, कभी ज़वाल की गहराइयों में जा पहुँचते हैं। सारी ज़िंदगी वो इन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफ़र करते रहते हैं और जिस तरह से वो सफ़र करते हैं वो शुक्र का होते हैं या नौशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफ़र करते हैं, चाहे वो ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफ़र करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की इन गित महलूकात में से एक महलूक है, अशरफुल अल महलूकात, मगर महलूक ही है। वो अपने मालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है और ज़मीन पर किसी एक ट्रैक के साथ नहीं उतराया गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके। मगर इसके बावजूद इस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया, इस पर नियामतों की बारिश कर दी और इस सब के बदले में इससे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप ज़िंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वह शख्स इस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने के बजाय आपको इस मौके की याद लाए जब आपने इस पर एहसान किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान इसके लिए काफ़ी नहीं था? अगर आप इसके लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं तो ज़्यादा खुश होता है, क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद इससे ताल्लुक़ रखना तक पसंद न करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, इसकी नियामतों और रहमतों पर इसका शुक्र अदा करने के बजाय हम इन चीज़ों के ना मिलने पर करते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नियामतें नाज़िल करते रहते हैं। इनकी तादाद में है, हमारे अमाल के मुताबिक कमी पेशी करते रहते हैं, मगर इनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं करता। सलार पलकें चिपकाए बगैर इनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारे ज़बान को शिकवा के अलावा कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह को शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों को शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। सलार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई इससे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। इसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सैयद सबत अली को देखा। पूरे 1 घंटे के बाद उन्होंने अपने लेक्चर ख़त्म किया। कुछ लोगों ने इनसे सवाल किए, फिर कोई लोग बारी बारी उठकर जाने लगे।
باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، سلار کے کانوں میں اب بھی ڈاکٹر ثبت علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اس سے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کیسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف ایک دن کے لیے لاہور آئے تھے، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہا۔ باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزارا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا جس طرح سے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا۔ اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ باری بار تمام لوگ کمرے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ثبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رک کے آپ یہاں پر؟ فرقان نے کوئی واضح دی، پھر سلار کا تعارف کروایا۔ یہ سلار سکندر ہیں، میرے دوست۔ سلار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیں بیٹھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور ان کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے میں بات کر رہے تھے۔ سلار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سعید علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سلار؟ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔ سلار کچھ خیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں یہ کیسے جان گئے تھے کہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھا، کچھ چمکا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ میں پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر ثبت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ ممکن ہے ایسی ہی ہو، ڈاکٹر ثبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سلار کی طرف بڑھائی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے؟ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سلار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی کے ساتھ اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ تھے۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے تھے اور جو پہلے نہیں ہوتے تھے وہ بعد میں ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا تھا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر ثبت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے کی ہے۔ بہت ساری سہولت انہیں لوگوں نے فراہم کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کی مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہوتے ہیں، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سلار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے،
ہاں، ہم جانتے ہیں آسان کام نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیادی ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جس پر ہمارے بچے ان کے بعد والی نسل تعمیر کرتی رہے، وہ اندھیرے میں ایک ٹانگ ٹٹولی نہ مارتی رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا نا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیاں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کے حدود تک ہی محدود کر کر بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگی میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امامہ ہاشم جلال انصر سعد کے بعد وہ ایک مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو، وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا، وہ جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتا تھا اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتا تھا۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میرے آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں نے تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو، تمہیں یہاں کا کام کرنا چاہیے۔ فی الحال اس بات پر ہلکے سے ایسا تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم مجھے میری آفر کے بارے میں کیا کہوں گا؟ میرے گاؤں کے قریب ایک ہی گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے، مگر آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے، ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا، صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ صلاح نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں جانے سے پہلے یہ کام کو شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گیا اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس کی طرح کوئی شک نہیں لگا تھا، وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح سے باخبر تھا۔ وہ 3 سال میں 4 مرتبہ مختلف دیہاتوں میں میڈیکل کیمپس لگوا کرتا تھا اور وہ یہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد کے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے، پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سالار کی بات کاٹی، میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہاری لائف اسٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف اسٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان نے صرف دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے، میرے لیے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اسٹارٹ نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنی چاہیے، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کریں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارا یہ لائف اسٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکلز کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا؟ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وغیرہ ضروری ہے۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے، اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا، اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم کو لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب ہم اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہوں گا تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی؟ تمہیں اندازہ ہے کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی؟ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تم یونیفیز میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی تھا۔ ضروری نہیں کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں کبھی شروع کر دو۔
جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے، اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو۔ اتنی آسائش دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف اسٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر حرج کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے اپنے اعصاب پر؟ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھ لیا، بہت اچھا کیا، بس کافی ہے اتنا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم نے اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ رک کے کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، پاپا میں تسبیح نہیں پکڑی۔ سرا نے ان کے سوال کو جواب دینے کے بجائے کہا، آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی ہے تو میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں اور اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اسی طرح کی سرگرمی میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی مائنڈ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے تصف سے کہا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو، اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسا، بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تم تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرح تو جانتا تھا، وہ بہت کچھ دیر نہیں کہہ سکا، یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکٹ میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکٹ میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا، مجھے اس سے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اس اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا۔ یونیسیف میں اس طرح کے کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھے معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز وہ بھی اپنے وسائل سے چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ انتا دنتا پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزیں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنا اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، جو وقت گزرتا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑے اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلو کے علاوہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کی معلومات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سلار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیکورنس جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سلار کی پوسٹنگ پیرس ہوگی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیکورنس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کی موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹ کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی دوست بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہو۔
यूनिसेफ में किए जाने वाले इस थक हाँ कामों की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर इसी तरह से काम करने लगा, मगर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शुरू किया जाने वाला वह स्कूल यहाँ भी इसकी ज़हन से महफूज नहीं हुआ था। बाद दफ़े से हैरत होती कि अपनी जौक में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर से कभी फुरकान की तरह वह स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर इस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहिक बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही इसके लिए मैं कोई गहरी नसीहत रखता हूँ, इसने शुरू की मुलाकात में इकदार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान पूछा। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास एहसास मेरे दिल में नहीं है, इसने कंधे उछाते हुए कहा। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है। हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए ख़ास एहसास है, अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है, इसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार हैरानी से इसे देखा। दरअसल मैं वानियत वतनीयत पर यकीन नहीं रखता, इसने फुरकान को हैरान देखकर वाज़ेहत की। या फिर मुझे इन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने वाले वक्त महसूस नहीं हुई जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूंगा तो मेरे अमरीका को भी याद नहीं करूंगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सलार, फुरकान ने बेहतर कहा। क्या यह मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए इस जगह के लिए कोई खास एहसास ही ना रखे जहाँ वो रहता है? फुरकान को इसकी बात यकीन नहीं आया था, मगर इसने कुछ गलत नहीं कहा था। परेशानी के बाद से तो न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं आई थी। न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क आते हुए भी इसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर तमाम होने वाली किसी रेंजर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। ओपरी कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। इसे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे के में कुछ लेक्चर देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अमूर को भी तय करना था। वो लाहौर में इसकी काम का तीसरा दिन था। इसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया। उसके बाद किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। मार रोड पर जाते अचानक इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर देखने लगा। चंद मिनटों के बाद इसने सलार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप इस पर चले जाए। सलार ने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ। वह कहता उतरा। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियां नजर आ रही थी। सलार का रुख इसी की तरफ था जब एक कार ने यकदम इसके पास आकर ब्रेक लगाई। कार सामने से आई थी और इसके रुकने पर सलार ने फुटपाथ पर चलते हुए इसमें बैठे शख्स को एक नज़र में ही पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले ही इसकी सरगर्मियों का वो एक मरकजी किरदार था, आकिफ और अकमल। वह इन्हीं दिनों के साथ अपने ज़्यादा वक्त गुजारता था। इससे सलार की दोबारा मुलाकात कई साल के बाद हो रही थी और इन सबको छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी इसने कभी इनके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार इससे रब्ता करने की कोशिश की, मगर इन कोशिशों के बावजूद सलार इनसे बचने की कोशिश में कामयाब रहा। और अब इतने सालों के बाद वह एकदम इस तरह से अचानक इसके सामने आ गया था। सलार के साथ एकदम तन गए। आकर बड़े जोश व खरोश के आले में इसकी तरफ बढ़ा। सलार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गद्दे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? वो अब यहाँ क्या कर रहे हो? खुलिया ही बदल दिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए? आने की इतला क्यों नहीं दी? इसने एक दिगर सवालात की विचार कर दी। इसने सलार के अंदाजे में झलकने वाली सदमेरी पर गौर नहीं किया। सलार को जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछा, यहाँ माल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सलार ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आकिफ ने तकलीफ से कहा, नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है। सलार ने तेजी से कहा। आकिफ ने इसकी बात सुनी कर दी। चलो अंदर बैठे। इसने बाजू पकड़ कर खींच लिया। सलार सपाटा लेकिन इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका मूड बहुत खराब हो गया आने लगा था। तुम तो स्टेट पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला तुमने वहाँ जॉब कर लिए, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टी गुजारने आए हो? हाँ, सलार ने मुख्तसर कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते, मुझे जो फ़ोन करते। कब आए हो यहाँ? आकिफ ने कहा, कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे? ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। सलार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर चीज़ की कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। इससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद इसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो उसे तकलीफें मुतला कर रहा था। आज अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ, फिर मेरे साथ घर चल कर।
आकफ ने ऑफर की, खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ, फिर मेरे साथ घर चलो तो मैं अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी होगी है तुम्हारी? हाँ, 3 साल हो गए हैं, आकफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली नहीं? क्यों? बस कुछ मसरूफियात थी इसलिए, सलार ने कहा। गुड, अभी आज़ादी ही से फिर रहे हो? आकफ ने एक गहरी सांस ली। खुशकिस्मत हो, सलार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकफ ने इसकी बात करते हुए गिली को मॉडर खोलकर अंदर से एक कैट्स निकालनी चाहिए, इसका ध्यान जरा भटका और कैट्स निकालते निकालते गिली को मॉडर से बहुत सी चीजें सलार की गोद और नीचे इसके पैरों में गिरी। टू बैड, आकफ ने बेहतर कहा। सलार झुककर इन चीजें उठाने लगा। आकफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी, उन चीजों को समेट कर गिली को मॉडर में रखने लगा। जब वो भटक गया, किसी ने इसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ाया। गिली कमांडर के एक कोने में इयररिंग पड़ा था। सलार के हाथों में बेहतर लर्ज छाई। बाएं हाथ बढ़ा के इसने इस इयररिंग को बाहर निकाला और अब इसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर चलती रोशनी में चमक रहा था। वो यकीनी ख्याल में से देख रहा था। बहुत साल पहले इसने इन इन इयररिंग को किसी कान में देखा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो अब देख रहा था। इससे कोई शुबा नहीं था, वो अमामा हाशिम के इयररिंग थे। वो आंखें बंद करके कागज पर इनका डिजाइन उतार सकता था। हर बीच हमको आकफ ने इसकी तेजी से वो इयररिंग उठा लिए। किसी ने जैसे सलार का सत्ता तोड़ दिया। आकफ इन इयररिंग को एक बार फिर गुल का माइंड में रख रहा था। ये इयररिंग भटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सलार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकफ हंसा, कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सलार पलकें छिपकाए बगैर से देखता। फिर इसने सुरसुराती हुआ लगा, यार, एक गर्लफ्रेंड मेरी पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग मेरे बेडरूम में ही छोड़ गई, मगर इमरजेंसी में ही जाना पड़ा इसे, क्योंकि वो रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग लाकर गाड़ी में रख दी क्योंकि आज मेरा इसकी तरफ जाने का इरादा है। आकफ ने बेतकलीफी से इसे बताया। गर्लफ्रेंड? सलार के हक को जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या क्या नाम है इसका? मामा, रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती, यकीनन मुझे गलतफहमी होगी। इसने आकफ को देखते हुए कहा। सनोबर, आकफ ने इसका नाम बताया। सलार के चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें खुली मार्ड में रखकर इसे बंद की। इसे वाकई गलतफहमी हुई थी। आकफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पैसे टेक लगा चलाने के लिए सांस लिया, मगर ये इसका असली नाम नहीं है। आकफ ने माल जारी रखा। असली नाम इसका मामा है। सलार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने इसके कानों में उंडा था। आकफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके, होंठ में दबा सिगरेट लाइटर जला रहा था। तुमने क्या कहा? सलार की आवाज में नर्दश थी। क्या कहा? आकफ ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। नाम बता रहे थे ना तुम इसका? हाँ मामा, तुम जानते हो इसे? आकफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सलार को देखा। खिड़की का शीशा अब इसने खोल दिया। सलार यकटक इसे देखता रहा, जैसे वो आकफ को पहली बार दिख रहा हो। इयररिंग अब इसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो इसे? आकफ ने होठों में सिगरेट उंगली मुंतकिल करते कहा। मैं सलार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ से खाई से आती हुई महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहाँ इसने कभी मामा के न होने का तस्वर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकफ ने बहुत गौर से देखा इसके जट पड़ते हुए चेहरे को, इसके हाथ की बंद मुट्ठी को, इसकी कपाते होंठ को, इसके बेरबत बेमानी लफ्जों को। आकफ मुस्कुरा दिया। इसने इसके कंधे पर तसल्ली में अंदाज में धमकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारी और इसके दिमाग कुछ है तो कोई बात नहीं, हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकफ ने कह लगाया। फिर इसने दोबारा पत्ती फेंकी। तो ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन 2 सवालों के साथ साथ सलार ने ये नहीं सोचा कि स्टेरिंग पर मौजूद शख्स छपने की सूरत में खुद इसके साथ क्या हो सकता था। इसने पलक चिपकते ही आकफ को गले से पकड़ लिया। आकफ का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सलार ने इसका काला रंग झाँका। आकफ हौस बाहते की हालत में चलाया। क्या कर रहे हो तुम? इसने सलार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। इसे दूर हटाने की कोशिश। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टेक लाइक दैट? सलार झपने लगा। इसके हाथ बारीक बार फिर आकफ की गर्दन थे। आकफ का सांस रुकने लगा। इसने कुछ गुस्से और कुछ हौस बाख्ती के हाल में सलार के मुंह पर मुक्का मारा। सलार बेहतर झटका खाकर पीछे हटा। इसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न मार रही थी। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह से अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी इनसे नहीं टकराई। सलार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हुआ। आकफ ने अपने होश व खास को काबू रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जील सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सलार तब तक सीधा हो चुका था। अपने हाथ के तेरे से होंठों और जबड़े को दबा विंडो स्क्रीन के बाहर देख रहा था। चंद पहले इश्तियाल अब गायब हो चुका था।
आकफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे इसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसले है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों बढ़ रहे हैं? वो मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बात करते करते इसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सलार की तरफ उठाया। इसने सलार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सलार ने एक डिग्री टिश्यू पेपर निकाले और होंठ के इस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता भी, आकफ ने कहा। सलार को हाथ साफ करते हुए दोबारा एयरिंग का ख्याल आया। इसने एकदम ही पायदान में एयरिंग ढूंढने शुरू किए। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती है या आकफ आबादत दूरी छोड़कर से देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो एयरिंग, सलार ने कहा। आकफ बेख्तियार झुंझुलाया। क्या प्रॉब्लम है साहब? मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी एयरिंग है। मेरी प्रॉब्लम है ये एयरिंग या इसका प्रॉब्लम है? तुम्हारा नहीं। सलार एकदम रुका। इसे अपनी नामाकूल हरकत का एहसास हुआ। सीधा होकर बैठा, टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आकफ के माथे पर बाल इसको देख कर रहे थे। तुम्हारी और समर का कोई? आकफ बात करते करते मुहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पाया कि पिछली बार इसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने इससे मुस्तहिल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सलार ने इसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आकफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम वो सनोबर, वो फिर रुक गया। तुमने कहा इसका असली नाम मामा है। सलार ने गर्दन मोड़कर इसके चेहरे देखा। आपको बेख्तियार इसकी आंखों से खौफ आया। किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। बेशद बेचारगी हो वहाँ तासर लिए थी। हाँ, इसने एक बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब इसने मुझे बताया। इसका खुलिया बता सकते हो मुझे? सलार ने मोम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं। आपका बुबड़ा बहुत खूबसूरत फेयर टेल। आकफ अब अटकने लगा। काली आंखें, बाल भी पहले काले थे, अब ड्राई किए हुए हैं। इसने और क्या बताया? वजन जुआ। सलार ने आंखें बंद करके विंडो स्क्रीन की तरफ चेहरा मोड़ लिया। गठन कुछ और बढ़ गई। मामा हाशिम है इसका नाम। वो विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम नहीं तो नहीं बताया इसने? ना ही इसने पूछा। आकफ ने कहा। मामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी जिम्मेदारी में है। सब का किसी चीज का जिम्मेदार हो तुम। आकफ को तजस्सुस हुआ। सलार खामोशी से विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा। आकफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, मैं से मिलना चाहता हूँ अभी और उसी वक्त। आकफ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कार में लाने लगा। कुछ देर तक कोशिश करता रहा, फिर उसने कदम उठा दी। इसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या न मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैं तुम्हें ले जाता हूँ इसकी कार। आधे घंटे बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आकफ अब इस वक्त को कोस रहा था जब इसने सलार को लिफ्ट दी थी। बार बार हॉर्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर आया। चौकीदार था। समर घर पर है? आकफ ने से देखते हुए कहा। नहीं, बीबी साहब तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकफ ने सलार को देखा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकफ इस आदमी के साथ अंदर चला गया। इसके वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको इससे बात करनी है? इसने अंदर बैठते हुए पूछा। मुझे इससे मिलना है। आकफ दोबारा गाड़ी से स्टार्ट करने लगा। फिर इसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सलार के लिए वो जगह नहीं थी। सिर्फ इसकी तकलीफ का एहसास नया था जो इसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ ही है वो। किसी आदमी ने यहाँ कुछ लड़कियों को बुक करवाया था किसी फंक्शन के लिए। वो भी इनके साथ जा रही है। आकफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सनोबर को तो मैं तुमसे मिलवाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सलार बाहर निकल आया। वाकफ के साथ एक बार फिर इन गली में जाने लगा। इसे अच्छी तरह से याद था, वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहाँ कब आया था। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तजारत तब भी इसी दबगे छुपे अंदाज में हो रही थी। इसे बहुत ज्यादा याद था। वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहाँ आया था और फिर वो कई बार वहाँ आता रहा था। कई बार, बाज़ दफ़ा रक्स देखने, बाज़ दफ़ा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत करे, बाज़ दफ़ा इन गलियों के दरवाज़ों, खिड़कियों, चपारों से लटकी झांकती नींद बरहाना औरतों को देखने इसे अजीब सी खुशी मिलती थी इन गलियों से गुजरते हुए। वो वहाँ खिड़की किसी भी उम्र की, किसी भी शक्ल की चंद घंटों के लिए खरीदा सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक इसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते हैं, इसे सरशारी का एहसास होता। बाज़ दफ़े वहाँ रात गुजारने के लिए इन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिसम फरोख्त करने वालियों के लिए वो इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफरत के बावजूद वो इन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में इसे यकीन था इन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती जिससे इसकी कोई ताल्लुक हो, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। इसकी माँ और बहन एलियट क्लास की फर्द थी। इनकी बीवियों को भी इसी क्लास की किसी घर से आना था। इसकी बेटी भी इसी क्लास से होती। रेड लाइट एरिया की औरतें इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है, इसे यकीन था।
अकड़ी गर्दन, उटकी हुई थोड़ी तनी हुई वबरों के साथ इस महलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तस्लीम करता न काफी थी। और अब किस्मत ने क्या किया। 7 मर्दों में रहने वाली इस औरत को, जिसके जिस्म पर किसी की उंगली के लम्स तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस बाजार में फेंक दिया था। इससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो इसका गाग था और सलार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता कि वो अल्लाह से कह सकता था कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे इसने इसे क्या किया था। इसने अपनी होंठ बीच ली। इसकी बकाहट को कैसे रोकता। इन गली में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि इसकी अपनी घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी। किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों की ओज नहीं बिक सकेगी। माँ नहीं, बहन नहीं, बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्ल में से कोई नहीं। सरार सिकंदर की जबान हल्क से खींच ली गई थी। मामा हाशिम इसकी बीवी थी, इसकी मनकूहा, एलियट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। सलार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारगिला की पहाड़ी पर रात की तारीख में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की मेरे पास है, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़की, कीमत भी ज्यादा नहीं। इसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया। सलाह ने मध्यम आवाज में फिर नजर डाले बगैर कहा, कोई ड्रिंक चाहिए? कोई ड्रिंक भी सब कुछ सप्लाई करता हूँ। आकिफ ने एकदम कदम रोकर कदरे अखड़े हुए अंदाज में इस आदमी को कहा, तुम्हें एक बार कहा ना कि जरूरत नहीं है, फिर क्यों पीछे बढ़ गए हो। इस आदमी का दम थम गया। सलार खामोशी से चलता रहा। इसके जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। मामा हाशिम वहाँ कब, क्यों, कैसे आई थी। माजी एक फिल्म की तरह इसकी नजरों के सामने था। प्लीज तुम एक बार इसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता दो। इससे कहो मुझसे शादी कर ले। इससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नाम। इसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता दे दो तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करते हैं इनसे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ इसको बरकते सुना था। भाई देवे, तुम मामा के क्या लगते हो? मैं और मामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल नस्र के माथे पर बल पड़ गए। सराह ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल इस वक्त मामा और इसके बारे में क्या सोच रहा होगा वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। इसे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल नस्र का ये पैगाम सुनते हुए मामा हाशिम का चेहरा जहन रहता था। इसने चीकम के बल बनाते हुए मामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं, एक और एहसान करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गड़गड़ाई थी, नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता। ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है। इसने जवाब में कहा, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सरार के हल्क में फंदा लगने लगा। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। ये तो नहीं चाहता था कि मामा के साथ ये सब कुछ हो। मुझे से किसी दल ने आन खड़ा था। ठीक है, मैंने इसके साथ रहते की इसे तलाक नहीं दी, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी ना कि वो यहाँ फंसे। मैंने इसे छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में कर सही, मगर इसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो इसे यहाँ से ले कर नहीं आया। कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता अब इस सब का। वो बेरबत जुमलों में वाज़ेहत दे रहा था। इसके सर में सनसनाहट होने लगी। दर्द की एक तेज मगर मानो सी लहर, माइग्रेन आधे सर का दर्द का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ बेचते हुए इसने बेहतर इस अपनी कपटी को मस्ता। दर्द की लहर गुजर गई। आंखें खोल के इसने गली के बीच हमको देखा। वो अंधेरी अंधी गली थी, कम से कम इसके लिए और मामा हाशिम के लिए। इसने कदम आगे बढ़ाए। अकफ एक वो चुपा हर एक नमाज घर के सामने रुक गया। इसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और जद पड़ गया। क़यामत अब कुछ देर रही थी। ऊपर की मंजिल पर जाने है, सनोबर ऊपरी होगी। आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीख सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सरार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेहतियात चुका। आकिफ ने मुड़कर इसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्क लगाने का भी रवादार नहीं। सरार सीधा हो गया। इसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थी। इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। इसकी समझ भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद इस खस्ता हालत को जान सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, इस दीवार की सिमट भी उखड़ी हुई थी। सरार अंधों की तरह दीवार टूटते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दीवार के सामने खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सलार की रहनुमाई की। आकिफ वहां कहीं नहीं था। यकीन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सलार चलना हो के लिए वहां रुका। फिर इसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ बहुत सी कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था।
तमाम कमरों के दरवाजे इससे वहाँ खड़े बंद ही लग रहे थे। आकफ कहाँ गया वो नहीं जानता था। इसने बहुत मुहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता और मामा हाशिम इसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा में मैं इसका सामना यहाँ कैसे करूंगा, इसका दिल डूबा। वो इन बंद दरवाजों पर नजर डालते हुए चलता रहा। जब इसके बरामदे के आखिरी सिरे में एक दरवाजे में से आकफ ने कहा, तुम यहाँ रह गए हो? ओह, वहीं से बुलंद आवाज बोला, यहाँ आओ। सरार के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सरार वहां दरवाजे तक पहुंचने से पहले लम्हों के लिए रुका। वो अपने दिल की धड़कनों की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद करके सर्द हाथों के मुट्ठियां बीजे वो कमरे में दाखिल हो गया। वहां आकफ एक कुर्सी पर बैठा था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकफ से बातें कर रही थी। ये मामा नहीं है, बेहतर सलार के मुंह से निकला। हाँ, ये मामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सलार हमवार कदमों से इसके पीछे गया। आकफ अगले कमरे को पार कर गया और एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। हेलो स्नबर, सलार ने दूर से आकफ को कहते हुए सुना। इसका दिल उछलकर हल्के में आ गया। एक लम्हे के लिए सजी चाह वहां से भाग जाए। अभी इसी वक्त सर पेट इधर उधर देखे बगैर इस घर से, इस इलाके से, शहर से, इस मुल्क से वो दोबारा कभी वहां का रुख न करे। इसने गर्दन मोड़कर अपने अकब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सलार। आकफ इसे मुखातिब किया। वो गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सलार ने थूक निगला। इसके हल्काटों में जंगल बन गया और आगे बढ़ा। आकफ ने अपने पास इसके कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा से हट गया। सलार दरवाजे में खड़ा तो कमरे की वस में खड़ी थी। यह है सुनबर, अकब ने तारफ करवा। सलार ने इससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी इसे नजरें जमाई हुई थी। मामा, वो बेहस हरकत से देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ मामा, आकफ ने तस्दीक की। सलार घुटने के बाद जमीन पर गिरा। आकफ घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो दोनों हाथ अपने सर में पकड़े सजदे में था। वो एक तवाइफ के कोठे पर सजदे में गिरने वाला पहला मर्द था। आकफ पंचों के बल बैठा से कंधे से पकड़े हिला रहा था। सलार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाऊं? सनोबर घबराते हुए तेजी से बैठ के सरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई। गिलास में से लेकर सलार के पास आई। सलार साहब, आप पानी पिए। सलार झटके से उठ बैठा, यूं जैसे इसे करंट लगा। इसके चेहरा आंसू से भीग गया था। कुछ भी कहे बगैर अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला। पागलों की तरह इसमें से करेंसी नोट निकाल कर समर के सामने रखता गया। इसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया। इसमें क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ भी कहे बगैर उठा, उल्टे कदमों दरवाजे के दलील से ठोकर खाते बाहर निकल गया। आकफ हक्का बक्का से पीछे आया। सलार, सलार, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मैं। इसने सलार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सलार वैसे ज्यादा इससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ न लगाना, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज रोते हुए हल्दानी अंदाज में चलाया। मामा से मिलना था तुम्हें। आकफ ने इसे याद दिलाया। ये मामा नहीं, ये नहीं है मामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उल्टे कदम अपने कंधे छुड़ाकर भागा हुआ भागते हुए कमरे से निकल गया। आकफ जेर लब कुछ बड़बड़ाया। इसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी। सीढ़ियां अब भी इसी तरह से तारीख थी, मगर इस बार जिस जहनी हालत में था, इसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो अंधा-धुंधा तारीकी सीढ़ियों में से नीचे भागा और बुरी तरह से गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो वो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गुलाई से वो चारियां। वो अंधेरे में एक तरफ फिर उठा। घुटनों और तखनों में उठने वाली ठेस से बेपरवाह इसने दोबारा इसी तरह से भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने इसे फिर जमीन पोस किया और इस बार इसका सर भी एक दीवार से टकराया। वह किस्मत था कि इसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आती। वो सीढ़ियों से निकल कर आया था, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर इस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। इसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेहतियार इससे काई आई। वह थल्ले पे बैठे बैठे जग गया। वो अब काई करते हुए भी इसी तरह से रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों ने ये सीन नहीं नया था। यहाँ बहुत से शराबी नशे जरूर करते थे। ज्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सरार का लिबास और हुलिया था जो इससे कुछ मजहब दिखा रहा था। इससे आंसू और ववेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले जफरी मुस्कुराहट के साथ ऐसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई इसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल अहवाल जानने का रवाज नहीं था। आकफ ने नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सलार के पास रुक जाता। मामा हाशिम वहाँ नहीं थी। सनोबर मामा हाशिम नहीं थी। इतना बड़ा बोझ इसी कंधे से उठ गया था। कैसी अजीज इसे बेचार गया था। तकलीफ देकर इसे आगाही नहीं दी, सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर इसे आगाही से शनाख्त करा दिया गया था।
اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس کی حالت میں جا پہنچا تھا. وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پہ کیا گزرتی. اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف. وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا. وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا. انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے کبھی احسان سے. وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا. اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی. کیوں آتا تھا میں یہاں پر، کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو، کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا. جو چبوترے پہ بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا. اور اب جب میں یہاں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف یہ جبن ہو رہی ہے مجھے. میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لے. جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ پھینک. وہ روتے ہیرو کا کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا. محبت. وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا. کیا میں اسے محبت کرتا ہوں. کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری. کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی کہ میں اس کے چہرے پر سایہ سا لے رہا ہے. کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے. اسے لگا وہاں سے کچھ کبھی اٹھ نہیں پائے گا. تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں. اسے اپنا جسم ریت کے بنا ہوا لگ رہا. ماما بانس نہیں ہے، روک ہے. آنسو اب بھی اس کی گالوں پہ بہہ رہے تھے. اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدم اس لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ پر رکھا تھا، وہاں جہاں خود بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا. چیک پوائنٹ 150 پلس آئی لیول کے وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرا تھا. وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہر ہو رہا تھا. کون سی تکلیف تھی جو سانس نہیں لینے دے رہی تھی. آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا. اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا. وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اس طرح سے بلک بلک کر روتے ہوئے. اسے خود پر قابو نہیں تھا. اسے پاس سے گزرتے لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی. اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی. وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا. ایسے سیاہ باب جسے وہ کرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا. وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا. کئی سال پہلے وہاں گزری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئی تھی اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا. وہ اب جس خوف سے نے اسے اپنے خسار میں لیا تھا وہ تو اگر ماما اس بازار میں آتی تو سنوبر ماما ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور. اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی. مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا. اس کے ذہن بیٹھ گیا. گاڑی کے ہارن لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا. پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا. کسی نے ہلکا سے کیک لگایا، پھر کچھ کہا. ایک دوسری آواز نے جامے کا سلار سکندر کے خواص آہستہ آہستہ کام کرنے لگے. مستحیل تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن بہت آہستہ سے اس نے آنکھیں کھولی. اسے حیرانگی نہیں ہوئی. اسے یہاں ہونا چاہیے تھا. وہ اسپتال یا کسی کلینک کے کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ. اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آوازیں باتیں کر رہا تھا. سلار نے ایک گہرا سانس لیا. فرقان اور اس کے دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف آئے. سلار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی. آنکھیں کھلے رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا. فرقان اس کے پاس آ کر نرمی سے سینے کو تھپتھپایا. کیسے ہو آپ سلار؟ سلار نے آنکھیں کھول لی. اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی عجیزی کے عالم سے دیکھتا رہا. فائن، اس نے کہا. دوسرے ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا. سلار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی. فرقان اور دوسرے ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے. اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی. باقی سب کچھ ویسے ہی تھا. احساس جرم، پچھتاوا، آنکھوں سنوبر، اماما، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا. اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں ہی نہ آتا. تو سلار صاحب اب کچھ تفصیلی گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ. اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی. اس کی بیڈ کے پاس بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا تھا. دوسری ڈاکٹر باہر جا چکا تھا. سلار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی. اس کے منہ سے کراہ نکلی. اس کے ٹخنے اور گھٹنوں پر شدید درد ہوا. اس کی ٹانگوں پر کمل تھا. وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے گھٹنوں پر کچھ لپٹا ہوا تھا. اپنے کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ مریضوں کے مخصوص لباس میں تھا. کیا ہوا ہے؟ سلار نے بے اختیار کڑا کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا. سپارٹ اینگل، دونوں گھٹنوں اور کف پر کچھ خراشی اور سوجن مگر خوش قسمتی کوئی فریکچر نہیں ہوا. بازو اور کھونے پر کچھ برش، خوش قسمتی سے پھر بھی کوئی فریکچر نہیں ہوا. سر کے بائیں حصے میں چھوٹا سا سخت تھوڑی سی بلیڈنگ مگر سی ٹی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں ہے. سینے میں بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراش مگر جہاں تک
तुम्हारा सवाल का ताल्लुक है कि क्या हुआ है, तो ये तुम बताओ क्या हुआ है। फरकान किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते हुए बोला। असरार चुपचाप से देखता रहा। मेरे समझता रहा था माइग्रेन का अटैक इतना शदीद था कि तुम बेहोश होगे, मगर बाद में तुम्हारे चेकअप करने पर तुम्हें मुझे अंदाजा कोई ऐसा नहीं था कि या क्या किसी ने हमला किया था तुम पर। वो अब जीता था। सरार ने एक गहरा सांस लेते हुए सर को झटका। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे, बल्कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। मैं तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम्हारे बजाय किसी आदमी ने वो कॉल रिसीव की। वो इस वक्त फुटपाथ पर तुम्हारे करीब था, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझे तुम्हारे हालत के बारे में बताया। अच्छा आदमी था। मैंने इसे कहा कि वो तुम्हें किसी टैक्सी में करीबी अस्पताल ले जाए। वो लेकर गया, फिर मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें यहाँ ले आया। अभी क्या वक्त है? सुबह के 6 बज रहे हैं। समीर ने तुम्हें रात को पेन किलर दी, इसलिए तुम अभी तक सो रहे थे। फुरकान को बात करते करते एहसास हुआ कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसकी नजरें एक अजीब सी सरमेरी महसूस हुई, जैसे फुरकान इसे किसी तीसरे शख्स की हालत के बारे में बता रहा था। तो मुझे दोबारा सलार ने इसे खामोश होते देखकर कहना शुरू किया, फिर कदरे उलझन अंदाज में रुका, आंखें बंद किए जैसे जहन पर जोर दे रहा था। हाँ, कोई ट्रैंक्विलाइज़र दे दो, मैं बहुत लंबी नींद सोना चाहता हूँ। सो जाना। मगर ये तो बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, सलार ने बेजारी से कहा। माइग्रेन और मैं फुटपाथ पर गिरने से चोटें लग गई। फुरकान ने इसे गौर से देखा। कुछ खा लो। सलार ने इसकी बात काटी। नहीं, भूख नहीं है, तुम बस मुझे कुछ दो, टैबलेट, इंजेक्शन, कुछ भी। मैं बहुत थका हुआ हूँ। इस्लामाबाद तुम्हारे घर वालों? सलार ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, इतला मत करना। मैं जब सोकर उठूंगा तो इस्लामाबाद चला जाऊंगा। इस हालत में? तुमने कहा। मैं ठीक हूँ, मगर इतने भी ठीक नहीं। 2-4 दिन आराम करो, मैं यहीं लाहौर में, फिर चले जाना। अच्छा, फिर तुम पापा को या मम्मी को इतला मत देना। फरकान ने कुछ उलझते हुए अंदाज में से देखा। इसके माथे पर चंद बिल आ गए। अच्छा, और कुछ? ट्रैंक्विलाइज़र। फरकान उसे सोच देखने लगा। मैं रहूँ तुम्हारे पास फायदा? मैं तो जाऊंगा, तुम जाओ। जब मैं उठूंगा तो मैं कॉल करूंगा। इसने बाजू के साथ अपनी आंखें ढांप ली। इसके अंदाजे में मौजूद रूखेपन और सद महरी ने फरकान को कुछ और परेशान किया। इसका रवैया बहुत अबनॉर्मल था। मैं समीर से बात करता हूँ, मगर ट्रैंक्विलाइज़र चाहिए तो पहले तो तुम्हें कुछ खाना होगा। फरकान ने उठते हुए दो टोका अंदाज में कहा। सलार ने आंखों से बाजू नहीं हटाया। दोबारा इसकी आंख जिस वक्त खुली, इस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था। इसके पास कोई भी नहीं था। जिस्मानी तौर पर सबसे ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी डाजों से कमल पड़े हटाकर इसने लेटे लेटे बाएं तहने और घुटनों में उठती हुई ठेस को नजरअंदाज करते हुए टांगों को सिकुड़ लिया। इसे अपने अंदर एक अजीब सी गठन महसूस हो रही थी। इतनी गठन जैसे किसी ने इसके सीने को जकड़ लिया हो। उसी तरह लेटे लेटे छत का घूरता रहा। फिर जैसे इसे कोई ख्याल आया, वो होटल में आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सलार ने दरवाजा खोल दिया। फरकान को देखकर हैरान हुआ। इसे अंदाजा नहीं था वो कितनी जल्दी इसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सलार। फरकान इसे देखते ही नाराजगी से बोला, यूं किसी को बगैर बताए समीर की क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल को भी ऑफ कर रखा है। सलार ने कुछ नहीं कहा। वह लंगड़ाता हुआ एक बार फिर अपने बैग के पास गया जिससे मैं वो अपनी चीजें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फरकान बैग देखकर चुका। हाँ। सलार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। कहाँ? सलार ने बैग की जेब बंद की और बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद। फरकान इसके सामने सोफे पर आकर बैठा। नहीं। सलार ने इसे देखते होगा। फिर कराची जा रहा हूँ? किस लिए? फरकान ने हैरानी से पूछा। फ्लाइट है मेरी पेरिस की। हाँ। 4 दिन बाद है तुम्हारी फ्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फरकान इसे देखने लगा। समीर का अंदाजा ठीक था। इसके चेहरे के तसरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहाँ। क्या काम? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलकें चिपकाए बगैर चुपचाप इसे देखता रहा। फरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में इसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सलार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सद मेरी थी, यूं जैसे वो किसी को जानता ही नहीं हो, इसे और अपने आप को भी नहीं। वो डिप्रेस था। फरकान को कोई शुबा नहीं था, मगर इसका डिप्रेशन से कहा नहीं जा रहा था। फरकान ये जानने से कासिर था। तुम्हें आखिर क्या परेशानी है सलार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सलार ने दफ किया, फिर कंधे झटके। कोई परेशानी नहीं। तो फिर? सलार ने फरकान की बात काट। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार इसका तरह हो जाते हैं मुझे। मैं डॉक्टर हूँ सलार। फरकान ने संजीदगी कहा। माइग्रेन का कोई मुझे से ज्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं है। तो तुम बताओ क्या वजह हो सकती है? सलार ने उल्टा से सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सलार पलकें चिपका नहीं सका। फरकान कहाँ जा पहुंचा था? हाँ, वो नहीं जानता था। इसने नहीं क्यों नहीं कहा? इसमें अनवॉल्व होता हूँ। फरकान को अपने अंदाजे के सही होने पर यकीन नहीं था। हाँ। फरकान बहुत देर चुपचाप से देखता रहा, यूं जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसके साथ अनवॉल्व हो?
तुम इसे नहीं जानते, शादी नहीं हो सकती तुम्हारी इसके साथ। सलार इसे देखते रहा, फिर उसने कहा, हो गई थी। इसके लहजे में आंच थी। शादी हो गई थी? फरकान को फिर यकीन है। हाँ। फिर तलाक हो गई? इसने पूछा। नहीं। तो सलार के पास आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस क्या? सलार एक सज्जदे से नजर हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में मौजूद दिल की लकीर पर फेर रहा था। क्या नाम है इसका? फरकान ने मध्यम आवाज में से पूछा। वो एक बार फिर इस तरह लकीर को छूते हुए बहुत देर तक खामोश रहा। बहुत देर। फिर इसने कहा, मामा हाशिम। फरकान ने बेहतर सांस लिया। इसे अब समझ आया था कि वो इसकी छोटी बेटी को डेरों के हिसाब से तोहफे क्यों दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब वो सलार इसकी शनासाई हुई थी और सलार का इसके घर आना जाना शुरू हुआ था, सलार और मामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। अब पाकिस्तान से जाने के बाद भी इसे वहां से कुछ न कुछ भिजवाता रहता था, मगर फरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी। वो कभी मामा का नाम नहीं लेता था। वो खुद इससे बात करता तो इसे नाम के बगैर मुखातब करता रहता। फरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी, मगर इसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों इसका नाम नहीं लेता था। अब रुक रुक कर बेरतब जुमलों में मध्यम आवाज में इसे अपने मामा के बारे में बता रहा था। फरकान दम साधा सुन रहा था। जब वो सब कुछ बताने के बाद खामोश हुआ तो देर तक फरकान कुछ बोल नहीं सका। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे, तसल्ली दे या फिर कुछ और कहे, कोई नसीहत। तुम इसे भूल जाओ, इसने बलाहर कहा। सोच लो कि वो जहाँ भी है खुश है और महफूज है। जरूरी नहीं इसका कोई साहनेहा ही हुआ हो सकता है वो महफूज हो। फरकान कह रहा था, तुमने इसकी मदद की जिस हद तक तुम कर सकते थे। पछतावे से अपने आप को निकालो। अलम मदद करते हैं तुम्हारे बाद हो सकता है इसे तुमसे बेहतर कोई और मिल गया हो। तुम क्यों इस तरह के वहम ले बैठे हो? मैं नहीं समझता कि जलाल से इसकी शादी न होने की वजह तुम हो। जो कुछ तुमने मुझे जलाल के बारे में बताया, मेरा अंदाजा यही है कि वो किसी सूरत भी मामा से शादी न करता, चाहे तुम बीच में न आते या ना आते, कोशिश करता न करते। जहाँ तक मामा की तलाक न देने का सवाल है, इसे चाहिए था वो तुमसे दोबारा रब्ता करती, और ऐसा करती तो यकीनन तुम इसे तलाक दे देते। अगर इस मामले में तुमसे कोई गलती हुई भी है तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि तुम पछता रहे हो। अल्लाह तुम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते आ रहे हो, ये काफ़ी है। मगर इस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया हो। सलार की खामोशी से ऐसे उम्मीद बंदी कि शायद इसकी कोशिश रंग ले आई थी, मगर एक लंबी तकरीर के बाद जब वो खामोश हुआ तो सलार उठकर अपना ब्रीफ केस खोलने लगे। क्या कर रहे हो? फरकान ने कहा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और अब अपने ब्रीफ केस में से कुछ पेपर्स निकाल रहा था। फरकान की समझ नहीं आया वह क्या से क्या कहे। वो पिछले कई सालों में यही बार पाकिस्तान आता जाता रहा था। इसे कभी वापस जाते हुए इस किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होना पड़ा था जिस किस्म की कैफियत का शिकार वो इस बार हुआ था। जहाज के टेक ऑफ के वक्त अजीब सा हालीपन था जो इसने अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया। इसने जहाज की खिड़की से बाहर जंग का बहुत दूर तक फैले हुए इस खित्ते में कहीं अमामा हाशिम नाम की एक लड़की भी थी। वो वहाँ रहता तो कभी कहीं किसी वक्त किसी रूप में वो इसे नजर आ जाती, इसे मिल जाती, कोई ऐसा शख्स इसे मिल जाता जो इससे वाकिफ होता। लेकिन अब वो जहाँ जा रहा था इस ज़मीन पर मामा हाशिम की ही नहीं थी। कोई इत्तेफाक भी इन दोनों का आमना सामना नहीं ला सकता था। एक बार फिर एक लंबे अरसे के लिए इमकान को छोड़कर जा रहा था। वो जिंदगी में कई बार इमकान को छोड़कर जाता रहा था। 10 मिनट के बाद पानी से ट्रेकोलाइज को निकलते हुए इसने एहसास हुआ कि वो जिंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा। वह जिंदगी में कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। इसके पैरों के नीचे जमीन कभी नहीं आ सकेगी। 7वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए भी इसे एहसास हो रहा था वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो कहीं और जाना चाहता था। कहाँ? इसने अपार्टमेंट का दरवाजा को लॉक किया और लाउंज पे पड़े टीवी को ऑन किया। CLN पर न्यूज़ बुलेटिन आ रही थी। इसने अपने जूते और जैकेट उतार कर दूर फेंक दिए, फिर रिमोट लेकर सोफे पर लेट गया। खाली अजीबती के आलम में वो चैलेंज बदलता रहा। एक चैनल से गूंजती आवाज ने इसे रोक लिया। ऐसे गैर मारूफ गुलकार कोई गजल गा रहा था। मेरी जिंदगी तो फराक है, वो अजल से दिल में मकीन सही, वो निगाह शौक से दूर है रग जान से करीब सही। इसने रिमोट अपने सीने पर रखा। गुलकार की आवाज बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद इसके जज्बात को अल्फाज दे रहा था। हमें जान देनी है एक दिन, वो किस तरह वो कहें सही, हमें आप खींचदार पर कोई नहीं तो हमें सही। शायरी क्लास की मौसीकी, पुरानी फिल्में, अंडस्टमेट म्यूजिक, इन तमाम चीज़ों की वाट का अंदाज पिछले कुछ सालों में ही होना शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों ने इसकी मौसीकी के इंतखाब को बहुत आला कर दिया था, और उर्दू गज़लें सुनने का तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरतौर होकर सरहशर होकर हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले वो कभी सही वो कहीं सही। इसे एक बार फिर मामा याद आई। इसे हमेशा वही याद आती थी। पहले वो सिर्फ तन्हाई में याद आती थी, फिर वो हजूम में नजर आने लगी, और वो मोहब्बत को पछतावा समझता रहा। ना हुआ इन पर जो
میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے یا ہوش نہیں، میں انہی کا تھا انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ طلحہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا، ساتھی منظر پر کھڑے وہ رات کو روشنی کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ جو فیصلہ وہ سنائیں اسے حشر پر نہ اٹھائیں، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح۔ وہ کھڑے کھڑے کھڑکیوں کے شیشے پر اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والے جملے سے یاد آئے، باہر تاریکی کچھ اور بڑی، اندر آوازوں کی بارکش۔ اس نے شکست اور انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کا ایک اور دور، اور باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیوں میں بھی اب بجھنے لگی تھی۔ اب دیکھنے والے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشین سہی۔ سرار سکندر نے مڑ کر اس اسکرین کو دیکھا، گلوکار لکھ کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا صوفے پر آ کے بیٹھا، سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ ایسے دیکھنے کی جو لوگ لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھوں سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشین سہی۔ گلوکار کا متعلقہ دہرا رہا تھا، سرار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے ہٹ کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موجود موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی، استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائی جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کی حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر اس طرح کا گانا فیصلہ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بندی ہے؟ اس کے فیصلے کو بری طرح سے تنقید کر رہے تھے۔ اب میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اس لیے جاب چھوڑ دی۔ اس نے نہیں کر سکتا، بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے پیسے تھی، وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اس لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا ڈگٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تو بنتی ہے؟ میں یہاں پر رہ کے نہیں پا رہا، حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہے تو میں نہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات لی، خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا، سلار خاموش رہا، سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور شرط سب بیک میں کام کر کے دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے احتیاط ڈالتے ہوئے کہا، تم تو اپنا پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے، اسے کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سلار نے مدھم آواز میں کہا، تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا، شاید۔ سلار نے تردید کی، اور اگر اسکول کے اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سلار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا اسٹارٹ ملتا ہے جس طرح کو تم میرے میں لا۔ تم سن رہے ہو جی؟ اس نے صرف ایک لفظ کہا، باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سلار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر ثبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیت کی نگاہ تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا۔ ایک ایکسپلوریشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت افیسر کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے صرف جواتی لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ولا میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتے رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینار میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر ناقص کی طرف منقول ہوئی۔ پاکستان میں بہت جلد ان سیمینار کے ساتھ انوالو ہو گیا۔ ایم بی اے اور LUB MBA FAST اور جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جس پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔
اس کی پسندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینار میں اس کے لیکچر کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کے ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارتا کرتا تھا اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے اشنا حاصل کر رہا تھا۔ اس نے اپنی غربت اپنی دیہات میں چھپا دی، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار پھر اس سے کہا اور وہاں گزارے جانے والے دن اس جملے کی ہولناک کا احساس دلاتی۔ ایسا نہیں تو وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناشنا تھا۔ وہ یونیکوس اور یونیسیف میں کام کرنے کے دوران دوسرے ایشیا ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بہت ساری رپورٹ دیکھتا رہتا تھا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدودوں کو پار کر جانے والے لوگوں کو پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جانے کا تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں، وہ آدھی زندگی خواہشوں میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرت میں مطلع ہو کر۔ کون سی اخلاقیات سکھا سکتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتے ہیں اور فاقے میں ختم ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی بھوک مٹانے کے بجائے مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالی شان مسجدیں، پر شکوہ مسجدیں، ماربل سے راستہ مسجدیں، بعض اوقات تو ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخیصی کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بہت ساری مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا ہوں جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتی پھر رہی ہے، وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، تعلیم اور شعور ہوگا، رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، وہ نہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کیا تو اس سے اندازہ ہوا تھا، فرقان ٹھیک کہتا تھا، غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے حساب پر سوار تھی، وہ جو انہیں معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پہ تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے، بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی، بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دیں، چاہے 1000 روپے ہی مل جائے مگر کچھ پیسے تو آئیں، 2000 مل جائیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں، آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دیں، میں فصل کاٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹی کو پولیس نے پکڑ لیے ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتے ہیں میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا پڑتا ہے، آپ ایک سائیکل لے کے دے دیں، مہربانی ہوگی۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانے ہیں، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا، کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسے پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا، مہینے کے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے سے زیادہ لے کے آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقت میں بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے، ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے کے آتے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھے کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنی قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے، ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے، بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامیہ بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کو جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بھی بڑے تحمل برداری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سکندر سالار تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی اس کے سوال کو جواب دینے کی کوشش کی تھی، وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تھا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی محسوس جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آئے بیٹھے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں، اور جب تک امریکہ میں رہا تھا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے
साथ होने वाली गुफ्तगू बहुत मुख्तसर और एक ही नवीद की होती। वो कॉल कर देता, डॉक्टर साहब रिसीव करते हुए एक ही सवाल करते। वो पहली बार इस सवाल पर तब चमका जब वो पाकिस्तान से चंद दिन बाद अमेरिका आया था और डॉक्टर साहब इसकी वापसी का पूछ रहे थे। इसे ताज्जुब हुआ। अभी तो नहीं, इसने कुछ नया समझते हुए कहा। बाद में वो सवाल इसे कुछ अजीब नहीं लगा कि वो लाशौरी तरह जान गया था कि वो क्या पूछ रहे हैं। आखिरी बार उन्होंने वो सवाल इससे तब किया था जब वो मामा की तलाश में रेड एरिया में पहुंचा था। पेरिस वापस पहुंचने के एक हफ्ते के बाद इसने हमेशा की तरह इन्कार की थी। हमेशा जैसी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू इसी सवाल पर पहुंची, वापस कब पाकिस्तान आ रहे हैं। वह एहतियात से का दिल बर डूब कर अब रहा। इसे खुद को कंपोज करने की कुछ देर लगी। अगले माह आ जाऊंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, वापस आकर पाकिस्तान में काम करूंगा, फिर ठीक है, आपसे अगले माह मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब ने तब कहा था। दुआ कीजिएगा, असरार आखिर में कहता करूंगा और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़। वो कहता अल्लाह हाफिज़। वो जवाब देते। गुफ्तगू ये सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी रहा। जब वो इनके पास बाकायदे से जाने लगा तो ये सिलसिला खत्म हो गया। लाहौर आने के बाद बाकायदगी से इनके पास जाने लगा। इसके पास सुकून मिलता था। सिर्फ इसके पास गुजरने हुआ वक्त ऐसा होता था जब वो कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर अपने डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर लेता। बाद दफ़ा इसके पास मौजूद बैठे बैठे बेख्तियार इसका दिल चाहता है इनके सामने वो सब कुछ उगल दे जिसे वो 3 सालों से अपने अंदर जहर की तरह बड़े पड़ा है। पछतावा, एहसास जुर्म, बेचैनी, बेबसी, शर्मिंदगी, नदामत, हर चीज़ फिर से खौफ पैदा होता। डॉक्टर सबत अली इसको पता नहीं किन नज़रों से देखेंगे, इसकी हिम्मत टूट जाती।